संघ और हिंदुस्तान के मुसलमानों के बीच में एक ब्रिजिंग के लिए मैंने एक किताब लिखी, गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपके सीनों में कुछ चीज़ें उतार रहा हूँ। हिंदुस्तान के मुसलमान से आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि द डिबेट फॉर हिंदू राष्ट्र ये मेजॉरिटी के बीच की डिबेट है दोस्तों। इस डिबेट में हिंदुस्तान का मुसलमान ना पढ़े। अब आप सब लोगों ने बलराज माधोक का नाम सुना होगा। कितने लोगों ने बलराज माधोक जी का नाम सुना है, ज़रा बताइए। काफ़ी लोगों ने सुना। बलराज माधोक जी जनसंघ से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत तीखा बोलते थे और खालिश हिंदू 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 करते थे। उनके जलसे में 200, 300, 400, 500 आदमी से ज़्यादा नहीं होते थे। ठीक हो गई बात। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि उन्होंने एक दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा। उस इलेक्शन में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 90% प्लस हिंदू वोटर्स थे। आज भी ऐसा ही है। Hindus didn't vote Balraj Madhok ji because the majority of Hindu community was not reconciling with neither with his ideology, nor his the content, nor the style of his speech, nor anything else. 561 वोट मिले थे। कितने? एक शिकायत अपनी कम्युनिटी से करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक आप तारीफ सुनते रहेंगे और मुतालबा करते रहेंगे और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे चलते रहेंगे और एस्केपिज्म के रूट की तरफ भागते रहेंगे, तब तक मसला हल होगा नहीं। इन 75 सालों में मसले बढ़ाए हैं हमने, उलझाए हैं हमने, सुलझाए कितने हैं आप अपने आप से खुद पूछ लीजिए। होता क्या रहा कि हमने हमेशा मुसलमानों के सियासी मसाइल, मुसलमानों के इक़्तिसादी मसाइल, मुसलमानों के समाजी मसाइल, मुसलमानों के मजहबी मसाइल, कौमी मसाइल पर हमारे यहाँ माज़रत के साथ कितने सेमिनार्स होते हैं और कितने प्रोग्राम्स होते हैं, ये अपने आप से हम सब पूछ लें। ये एक सवाल है अपने आप में। हिंदू इस मुल्क का 50 साल के तजर्बे, मुशाहिदे और तज़किये पे कह रहा हूँ, इस मुल्क का हिंदू 50 साल में तकरीबन 40 साल हिंदू की बात सुनना नहीं चाहता था। तो भाजपा के लोग, जनसंघ के लोगों को हिंदू ही नकारता था। याद है कि नहीं? एक ज़माने में मुस्लिम लीग के 2 मेंबर थे और इसी ज़माने में 2 सिर्फ भाजपा के मेंबर थे और अटल जी भी इलेक्शन हार गए थे। इस मुल्क के मिजाज को हमने समझा नहीं दोस्तों। मुसलमान मुसलमान करते करते हमने हिंदू हिंदू करना सिखाया पहले, और आज अब उस हिंदू हिंदू को आप भोग रहे हैं। कड़वी बात है मगर सच्चाई यही है। अब टॉपिक पे आते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान का फ्यूचर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ और बड़े भरोसे से कहना चाहता हूँ। पहले तो एक जुमला सुन लीजिए और उसके बाद इसका जवाब दूंगा। ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑल डिफरेंसेस आर द प्रोडक्ट ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब बात बंद हो जाती है, डायलॉग बंद हो जाता है, संवाद बंद हो जाता है, तो फिर आप कुछ स्टीरियोटाइप की तरफ चले जाते हैं, कुछ नोशस की तरफ चले जाते हैं, कुछ फियर साइकोसिस की तरफ चले जाते हैं, कुछ फोबिया की तरफ चले जाते हैं और उसकी दुनिया में रहना चाहते हैं और उसी के बारे में बात भी करना चाहते हैं और वैसी बात सुनना भी चाहते हैं। हिंदुस्तान का फ्यूचर किसी के मन में तनिक भर भी यह शंका, यह शुभा नहीं होना चाहिए। The future of India is the brightest of the brightest future. और ये कोई कहने की बात नहीं है। Facts and figures are speaking for themselves. अगर आज दुनिया में इंडियन जीनियस को पे भरोसा करके अमेरिका जैसा मुल्क आगे बढ़ रहा है,
उनके इंस्टीट्यूशंस देखिए, उनके साइंटिफिक रिसर्च की लैब्स को देखिए, वहाँ CEOs को देखिए, हमारे टैलेंट को देखिए, तो आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का जो है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। आज का भारत, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवाई, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी, इनका हिंदुस्तान था। याद है कि नहीं है? यही नाम थे ना सर। 2024 में हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे पहले अपने गले के नीचे इस बात को उतारे कि 2024 में नहीं बल्कि 2014 से, 2014 में से लेके आज 2024 से नहीं 2025 में दाखिल हो चुके हैं। आज का भारत, प्लीज़ बात मत कीजिए, बुनियादी बातें करनी है। 2025 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी कौन हैं? नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोक से, शाखाओं से और उसकी आइडियोलॉजी से निकली हुई ही एक व्यक्तित्व है और वही एक नेतृत्व है। ये एक सच्चाई है। ठीक है वही बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सरसंचालक, इस कंटेक्स्ट में याद रखिएगा, जिस कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, इस कंटेक्स्ट में द आइडियोलॉजिकल लीडरशिप एंड द आइडियोलॉजिकल कंटेंट of the present political dispensation and of the present national leadership and of the cadre of Bharatiya Janata Party, it comes from him. ये उनसे आता है। ये आज का भारत है। ये दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ और यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की बैठी है। हम न तो यहाँ मैं RSS के वकील की हैसियत से खड़ा हूँ, समझ लीजिएगा बात, और ना मैं भाजपा की वकालत के लिए खड़ा हूँ यहाँ, और ना मोदी जी की तारीफ के लिए यहाँ खड़ा हूँ। ये मकसद नहीं है। मकसद है आपसे गुफ्तगू करना, आपके सीनों में कुछ चीज़ें उतारना। 2024 के इलेक्शंस तक हिंदुस्तान के मुसलमान ने, मैं ये जो कह रहा हूँ वो लिखता नहीं हूँ, लिखा भी आपने पढ़ा भी होगा, एड़ी का चोटी का जोर लगाया। Come what may, BJP should not come into power. एक बात ये है, but we have failed, हम नहीं रोक सके, नंबर एक। नंबर दो, इसके साथ साथ एक शिकायत हम लेकर चले कि साहब हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, हमको टिकट नहीं मिलता है। मैं एक ज़माने में जब अटल जी के साथ काम कर रहा था, बात चली बहुत कि मुसलमानों को टिकट नहीं मिलता है साहब। मुसलमानों को चंद टिकट दिए गए। जब टिकट दिए गए तो क्या कहा गया कि किसी भी कीमत पर जमानत जब्त करनी है, जमानत जब्त करनी है। और आपने जमानत जब्त की और बड़ा तीर मारा और गल्फ को बढ़ाते चले गए। खलीज बढ़ती चली गई दोस्तों, और वो खलीज को हमने इतना बढ़ा लिया उस खलीज को कि उस खलीज में अब लोगों को मज़े आने लगे। उस खलीज की बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज पैदा हो गई, उसके बहुत सारे संगठन पैदा हो गए, उसके बहुत सारे लीडर्स पैदा हो गए, और उसके नतीजे में जिस माहौल से आप आज के वक्त में आपके जहन परेशान है और खौफजदा है, ये उसकी उपज है। ये तो मसला हो गया। सलूशन कहाँ है? थोड़ी सी बात पीछे से लेके चलूँगा मैं, और शायद भाई थोड़ा सबक लूँगा। 1857 तक कोई झगड़ा नहीं है, कोई दंगा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व नहीं है, कोई RSS नहीं है, कोई हिंदू महासभा नहीं है। बहादुर शाह जफर है,
जिसकी हुकूमत हवेली तक की हुकूमत रह गई, उसके नेतृत्व में पूरा भारत हिंदू मुसलमान नहीं है, पूरा भारत उसके पीछे खड़े होकर एक जंग लड़ता है। ठीक है, 1857 से 1947 तक फिर हिंदू महासभा भी बनती है, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बनती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बनती है, पार्टीशन की बात भी चलती है और दुनिया भर के सारे मामला चलते हैं। और 1947 आ जाता है, 1947 में पार्टीशन हो जाता है। बस यहाँ से आपको बात अपने दिमागों में लेनी है जो मैं कहने जा रहा हूँ। दो तरह के मुसलमान थे दोस्तों। एक मुसलमान था जो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह करता था, ये मुसलमान था। इसका लीडर जिन्ना था, लियाकत अली खां थे, और उसने अपनी मंजिल हासिल कर ली। ठीक है, लेकिन मेरे और आपके गले में पट्टा टंगा हुआ है और बहुत से मेरे नौजवान बच्चों को, शिकायत की बात नहीं है, इशू को रिजॉल्व करने की बात है, मेरे बहुत सारे हिंदू बच्चों को के दिमागों में ये बात बैठ गई है, और मैं नहीं कहता बिठाई गई है, बैठ गई है, क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो चीज़ें बैठेंगी। ये बैठ गई है कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने धर्म के नाम पर अपना एक अलग देश और एक राष्ट्र बना लिया। अब मेरी छाती पे काहे को ये मूंग दल रहा है? अब काय के लिए इसको अधिकार चाहिए? अब क्या मसला है इसका? ये बात अब ये हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए ये थॉट ऑफ द डे है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चों में ये बात कैसे चली गई, ये बात इतनी अंदर तक कैसे चली गई बात ये, जबकि सच्चाई क्या है? मैंने कहा दो तरह के मुसलमान थे। एक मुसलमान वो था जो सीधा पाकिस्तान चाहता था, और एक मुसलमान वो था जो राष्ट्रवादी मुसलमान था। ये राष्ट्रवादी मुसलमान, और इसका कंट्रीब्यूशन बताऊंगा तब रास्ता खुलेगा। इस राष्ट्रवादी मुसलमान की वजह से जिन्ना क्या कहते थे कि आई एम द सोल वॉइस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दैट वाज द क्लेम ऑफ जिन्ना, एंड हु डिस्प्यूटेड दिस क्लेम? And who gave the floor to Pandit ji and to Mahatma Gandhi and to the nationalist leaders at that point of time? That no, this is a wrong notion. A good amount of Muslims are with us as well. अंग्रेज को ये बावर करा सके इन राष्ट्रवादी मुसलमानों की वजह से, जिन्होंने किसी वक्त में खिलाफत मूवमेंट को कांग्रेस में लेके जोड़ा था, उन्होंने इस बात का यकीन दिला दिया कि नहीं, ए गुड चंक ऑफ मुस्लिम्स आर विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जिसका सबूत था कि जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुआ, उस लास्ट जनरल इलेक्शन में आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो आज सुन लीजिए उस चीज़ को, कि द वोटिंग राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज कन्फाइंड टू ओनली कितने परसेंट मुसलमानों के पास वोटिंग राइट था? 13 से 14% के पास वोटिंग राइट था। कौन लोग वोट देते थे? एलीट वोट देता था, जमींदार जागीरदार वोट देते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई वोट देता था, जिनके पास टाइटल्स होते थे वो वोट देते थे। आम मुसलमान के पास वोटिंग राइट नहीं था। 86% ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया वर नेवर गिवन द ऑप्शन टू अपोज पाकिस्तान और टू सपोर्ट पाकिस्तान। 86% लोगों से पूछा ही नहीं गया। 14% में से 7 से 8% लोगों ने वोट दिया, और उन 7-8% लोगों के नतीजे के अंदर जो है वो पाकिस्तान का सारा सिलसिला और सारा खेल चला। तो राष्ट्रवादी मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन की वजह से इस मिसाल से कांग्रेस को कन्विंस किया जा सका, और इसके नतीजे में दोस्तों हमको क्या मिला? आज का नक्शा देखिए आप। पहली शिकायत तो मेरी उन लोगों से है जिनको पार्टीशन की जल्दी बहुत थी। अगर 800 बरस से साथ रह रहे थे तो ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि हम 5 साल और नहीं रह सकते थे? कैबिनेट प्लान को हमने क्यों रिजेक्ट कर दिया? हम अगर 800 साल एक साथ रह सकते थे तो 5 साल और क्यों नहीं रह सकते थे? आपस में मामला निबट सकते थे, हम पार्टीशन से बच सकते थे। लेकिन इतनी जल्दबाजी कि 3 हफ्तों के अंदर बाउंड्रीज भी एयरमार्क हो गई, इलाका भी तकसीम हो गए, हम भी तकसीम हो गए और बेड़ा गर्क हो गया।
आज सोचिए ज़रा, अगर हिंदुस्तान तकसीम ना होता, मैंने किसी न किसी जिम्मेदार से कहा कि आँख बंद करके सोचो, अगर पार्टीशन की जल्दबाजी न की गई होती, कैबिनेट प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया होता और कुछ वक्त पार्टीशन के लिए अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी के अंदर नेगोशिएशंस के लिए स्पेस रख लिया होता, तो आज मेरे हिंदुस्तान और मेरे इस वतन अजीज की सरहदें कहाँ होती। आज मेरा एक ट्रक अगर अफगानिस्तान जाना है तो ताल्लुकात हो या ना हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो या ना हो, लेकिन वो कहाँ से जाता है? वो जाता है वाघा बॉर्डर से जाता है। मेरी सरहद 2600 किलोमीटर की सरहद है अफगानिस्तान के साथ। मैं कहाँ होता? मैं अफगानिस्तान की सरहद पे होता। 900 किलोमीटर की सरहद है ईरान की, पाकिस्तान के साथ वो सरहद मेरी होती। मैंने उस जल्दबाजी में ये खोया। बहुत सारी बातें हैं। अब आप देखिए, पार्टी राष्ट्रवादी मुसलमान की वजह से हमें क्या, फिर भी इसके बावजूद भी क्या हुआ? पंजाब बटा किसकी वजह से? मेजॉरिटी मुसलमानों की थी ना, मेजॉरिटी स्टेट था। बंगाल बटा किसकी वजह से? मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था। आसाम रुका, नॉर्थ ईस्ट रुका, गुरदासपुर मुस्लिम मेजॉरिटी जो ज़िला था वो रुका, और उसके नतीजे में कश्मीर रुका। आज के हिंदुस्तान में, आज के हिंदुस्तान के मुसलमान को भी ये बात पता होनी चाहिए, और आज के हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि इट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनलिस्ट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया आफ्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि जिनकी वजह से वी कुड हैव गुड चंक ऑफ पंजाब, बंगाल, असम वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हमारे यहाँ इसका जिक्र नहीं होता। इन राष्ट्रवादी मुसलमानों की कहीं कोई बात नहीं होती। ये बात होनी चाहिए, इस बात को करना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर ये बात जाए। और वो जो जहन में जहर घुस रहा है कि पाकिस्तान बना लिया और पाकिस्तान ले लिया, वो चीज़ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। दो बातें छोटी सी और कहूँगा, इसमें तो बहुत कुछ कहने के लिए है। आज की दुनिया, आज की दुनिया, कौन सा आप कुछ पूछना चाह रहे? अच्छा, आज की दुनिया डायलॉग की दुनिया है, संवाद की दुनिया है। मैंने शुरू ही वहीं से किया था कि दुनिया में सारी समस्याएं जो हैं वो कम्युनिकेशन के होने या ना होने या कम होने या ज़्यादा होने से होती हैं। संवाद, अब संवाद में क्या होता है? बहुत से लोग जो इस बात से वाकिफ़ हैं कि मैं संघ और हिंदुस्तान के मुसलमानों के बीच में एक ब्रिजिंग के लिए मैंने एक किताब लिखी, द मीटिंग ऑफ माइंड्स, अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव, जिसको सर संचालक जी ने इसको रिलीज़ किया। जिन लोगों ने वो किताब पढ़ी है उसमें मैंने कोई इशू ऐसा है नहीं जिसको मैंने छोड़ दिया हो। उन तमाम इशूज़ को रखने की कोशिश करी। मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये जो बढ़ती हुई खलीज है, ये खलीज जो है, इस खलीज को किसी न किसी दिन आपको पाटना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक वर्चस्व है और उसका एक रोल है, जिसको मैं पसंद करूं या ना पसंद करूं, अच्छा समझूं बुरा समझूं, ये तो आपका प्रीरोगेटिव है, मैं उस पर कुछ नहीं कहता। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको तो मानना पड़ेगा भाई। आप उस ग्राउंड रियलिटी को मानने, जब तक ग्राउंड रियलिटी को मानेंगे नहीं, उसको अपने अंदर लेंगे नहीं, उसके साथ में डायलॉग में नहीं जाएंगे। डायलॉग कैसे करेंगे? छुप के करेंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, कितने लोग हैं, खास तौर से जो इन्फ्लुएंशियर्स हैं, ए गुड चंक ऑफ देम आर मीटिंग दी आरएसएस लीडरशिप। छुप के मिलते हैं, छुप के मिलना चाहते हैं। मैं इस मन से कहना चाहता हूँ, अगर देश को आगे ले जाना है, माहौल को बेहतर करना है और रिश्तों को बेहतर बनाना है, तो अब उस लाइन को छोड़िए। मैं कांग्रेस की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। अब तमाम पार्टियाँ अपनी जगह हैं, अपनी जगह रहें, अपनी आइडियोलॉजी पर रहें, अपने तरीके से काम करें। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर शख्स को इजाज़त है। लेकिन भाई मैं बंधुआ मजदूर क्यों हूँ? मुझे उन लोगों ने जिनकी मैं रीढ़ की हड्डी रहा, इस जेब में डाल लिया। मुसलमान कहाँ जाएगा साहब? ये जा कहाँ सकता है साहब? और अगर कोई ऐसी बात कह दे, साहब ये तो साहब एजेंट हैं साहब, आरएसएस के, जनसंघ के, पैसे खा लिए इन्होंने साहब। अरे कब तक यार ये बातें करते रहोगे? कब तक इस दुनिया में रहोगे? कोई दोस्त नहीं होता राजनीति में,
कोई दुश्मन नहीं होता राजनीति में। राजनीति में राजनीति होती है। हिंदुस्तान के मुसलमान ने ऐसा बंधुआ मजदूर बना लिया अपने आप को कि हर सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी ये समझ के बैठी है कि ये वोट मेरा और मेरे बाप का, और कोई दुनिया की ताकत ऐसी है नहीं कि जो मुझसे इसको ले ले। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब तक आप अपने दर, अपना दरवाज़ा, अपना दरीचा, अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी सोच सबके लिए नहीं खोलोगे, शिकायतें होती हैं। शिकायतें तो सबसे होती हैं दोस्तों। आपको याद दिलाता हूँ, आपको आसाम नीली याद है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि फलां साहब आ जाएंगे तो खिलाफत आ जाएगी हिंदुस्तान में। खिलाफत ना पहले थी, ना आज है, ना कल आने वाली है। आसाम नीली में जब दंगा हुआ था, याद है आपको? नॉन अलाइनमेंट सबमिट होने वाली थी न्यू दिल्ली के अंदर। 21 दिन पहले आसाम नीली में कोई कहता है 15,000, ऑफिशियल फिगर 3,000 की है। 3,000 मुसलमानों का कत्ल हुआ। 16 गांव से मुसलमानों को खदेड़ा गया। भागलपुर में 2,000 मुसलमानों को जिंदा दफना दिया गया। गोभी बोदी गई इस वक्त, जबकि होम मिनिस्टर वहाँ मौजूद है, होम सेक्रेटरी मौजूद है, चीफ मिनिस्टर मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी मौजूद है, और एक मुसलमान वजीर भी मौजूद है। हमने तो कांग्रेस से बात करनी बंद नहीं करी। क्या बंद की हमने बात? ईदगाह पर 30 दिन के रोजे रखने के बाद नमाज ईद की पढ़ के मुसलमान निकल रहा है, घर जाके सेवइयां खाऊंगा, बच्चों के साथ खुशियां मनाऊंगा। 300-400 मुसलमानों को गोली से भून दिया गया। तब तो आपने नहीं कहा कुछ भी। ये सब माफ है? कब खड़े हुए आप? क्या उस जमाने में आपने कोई जलसा करा, कोई एहतजाज किया, किसी मोहतरम ने कोई इस्तीफा दिया हो तो बता दें भाई मुझे। इसलिए मैं खुल के बात करता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये दरवाज़ों को खोल दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान बीजेपी को वोट दीजिए, जिसको दिल चाहे वोट दीजिए, और कोई किसी के कहने से किसी को वोट देता नहीं है। 3 साल के बच्चे को हम अपनी बात नहीं मनवा पाते, हमें उसकी माननी पड़ती है। इसलिए इस गलतफहमी में किसी को रहना नहीं चाहिए। और जो एक हमारे यहाँ बाजार लगता है अपीलों का, फलां साहब की अपील, आदमी 10 पीछे नहीं है, अपील हिंदुस्तान के मुसलमान से हो रही है। गली गली में आलमिया तंजीमें भरी पड़ी। आखिरी बात आपसे ये है कि नैरेटिव बदलना पड़ेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान को नैरेटिव बदलना पड़ेगा। वी आर ए डेमोक्रेसी, मैं सम अप कर रहा हूँ। वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव देयर रिस्पेक्टिव आइडियोलॉजीज एंड प्रोग्राम्स। Likewise, the BJP also is a political party. They also have an ideology. अब रही बात ये हिंदू राष्ट्र, ये मुसलमान राष्ट्र है क्या? बताइए ना, ये मुस्लिम राष्ट्र है क्या? अरे भाई, जिसकी मेजॉरिटी होती है मुस्लिम कंट्री क्यों कहलाता है? पाकिस्तान। हिंदू तो वहां भी 70 लाख है। जिसकी जहां मेजॉरिटी होती है उसको उस कम्युनिटी के साथ में जोड़ दिया जाता है। और मैं हिंदुस्तान के मुसलमान से आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि द डिबेट फॉर हिंदू राष्ट्र, ये मेजॉरिटी के बीच की डिबेट है दोस्तों। इस डिबेट में हिंदुस्तान का मुसलमान ना पड़े। लेट देम सेटल द इशू विद इन देमसेल्व्स। ये बात अपने तौर पर खुद तय हो जाए। जब ये इसका खाका सामने आ जाएगा, जब सारी चीज़ें इसके सामने आ जाएंगी, तो तब हम बात करेंगे। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चल रहा है। तो आपको याद होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए तो जो आखिरी सीढ़ी थी जिसके बाद सहन शुरू होता था, उस पर माथा रखा था कि नहीं रखा था? मैं ख़त्म कर रहा हूँ, 2 मिनट। माथा रखा था कि नहीं रखा था? मुझे मालूम है। नहीं, मुझे मालूम है। नहीं, मुझे पता है। देखिए, मैं अपनी बात को क्लोज कर रहा हूँ। देखिए, मुझे दबा नहीं पाएंगे आप। नहीं, मुझे दबा नहीं पाएंगे आप। सुन लीजिए मेरी बात। मुझे पता है ये उबाल क्यों आता है। मैं जानता हूँ इस चीज़ को। No, I'm sorry, I'm not going to impress by this. Sorry, you can't do that. I'm just summing it up. मैं सम अप कर रहा हूँ, बात को अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अपनी बात को सम अप कर रहा हूँ।
आखिर में ये कह रहा हूँ कि आखिर में दो गुजारिश करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। क्या और नंबर एक ये है कि क्या मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अगर इस सिलसिले को बंद कर दिया तो मैं ख़त्म कर दूँ। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान, खामोशी से सुन लीजिए, हिंदुस्तान का मुसलमान और हमारे जो एल्डर्स हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हैं, जो अपने आप को हमदर्दान मिल्लत समझते हैं, जो अपने आप को अहले फ़िक्र इल्म-व-दानी समझते हैं, उनसे ये सवाल कर रहा हूँ और इस सवाल को छोड़ के अपनी जगह लूँगा कि इन 75 सालों में हमारे जो मसले खड़े हुए, उनमें से कौन सा मसला इस थ्योरी से, इस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से जिस पर हम और आप चल रहे हैं, हम आज तक रिजॉल्व कर पाए? ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल और आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब तक अगर यही चलता रहेगा सिलसिला, पानी बहुत बह चुका, अगर यही सिलसिला चलता रहेगा और इसी सिलसिले को चलाना है तो बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुनिया में रहने के लिए, दुनिया के साथ चलने के लिए दीवार पे क्या लिखा है, दीवार पे क्या लिखा है, ज़मीन क्या कह रही है, इसको पढ़ लेना चाहिए। और जो कौमें इसको नहीं पढ़ती, उबाल खा जाती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में चली जाती हैं, उनका हशर क्या होता है, तो वो आज हम सारी दुनिया में, तमाम दुनिया के मुसलमान को देख रहे हैं माज़रत के साथ।